3 ही साल का बेटा है जिसने अपने वालिद को होश में अभी तक कभी नहीं देखा। आपकी भीख मांगते हुए सदफ चुगताई जो उसकी बेगम थी, वो भी वफ़ात पा चुकी है। और ये एक मुदस्सर नारों का मसला नहीं है, ये कई इस तरह के हैं जिसको रियासती इदारों ने और रियासत ने जो है वो गाइड किया। यार ये मुदस्सिर नारू का ट्रेंड चल रहा है ट्विटर के ऊपर। ये वही बंदा है जिसके मुतालिक हमने पहले भी बातचीत की थी। इसका मसला हल नहीं हुआ अभी तक। रोज आए दिन कोई ना कोई इन्होंने जो है स्टेट को भी बुरा भला कहते हैं। क्या मसला है इसका? ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ, बल्कि इस मसले को इंसाफ की भीख मांगते हुए सदफ चुगताई जो उसकी बेगम थी, वो भी वफ़ात पा चुकी है। और ये एक मुदस्सर नारों का मसला नहीं है, ये कई इस तरह के हैं जिसको रियासती इदारों ने और रियासत ने जो है वो गाइड किया। और अभी भी जो है 30 अगस्त इस हवाले से जो पिछले दिनों गुज़रा, वो इस हवाले से दिन मनाया जाता है। और इनकी फैमिलीज़ जो हैं वो प्रोटेस्ट करती हैं। कोयटा में प्रेस क्लब के सामने, इवन पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट किए गए। तो ये बेशुमार जो है प्रोटेस्ट होते हैं उन फैमिलीज़ के जिन बेचारों को स्टेट ने जो है वो इस जुल्म का निशाना बनाया। तो ये दिन तो हमें स्टेट को याद दिलाता है कि किस बेशर्मी से और हम लोगों ने जो है अपने ही मुल्क के लोगों को अगवा किया, और विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हमें उनको कहना चाहिए कि ये स्टेट के ख़िलाफ़ है, बल्कि वो तो बात कर रहे हैं कि स्टेट की इमेज अच्छी हो, स्टेट उनको जो है वो जल्द से जल्द बहाल करे। और इसमें मुदस्सर नारू का जो केस है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और वो इस वजह से प्रोमिनेंट है क्योंकि एक तो वो 3 साल से मिला नहीं है, दूसरा उसका 3 ही साल का बेटा है जिसने अपने वालिद को होश में अभी तक कभी नहीं देखा। और उसकी वालदा भी जो हैं वो उसी इंसाफ की जंग लड़ते हुए फ़ौत हो चुकी हैं। तो मेरा ख़्याल है इस 30 अगस्त में, और रोज़ को हमें 30 अगस्त मनाना चाहिए, और सच्चल नारों के लिए जो है वो इंसाफ ढूंढना चाहिए। यार देखो, स्टेट की जो है जो रियासत है वो पागल तो नहीं है ना। इन्होंने कोई ना कोई लॉ वायलेट किया होना, कोई ऐसा काम किया है तो उन्होंने उठाया। ऐसे तो कोई किसी को नहीं उठाता। देखो, लॉ वायलेट हरगिज़ जो उठाए गए हैं उन्होंने नहीं किया, बल्कि लॉ की वायलेशन वो करते हैं जो विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इस तरह के आम शहरियों को उठा लेते हैं। क्योंकि इसकी बात तो आर्टिकल 10 भी यही करता है कि कोई भी जो वायलेशन है, अगर आप अरेस्ट करते हो विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विदाउट एफआईआर, और उसके बाद आप उसको मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश करते, तो असल वायलेट करने वाले लोग वो हैं। लॉ तो ये बात करता है कि अगर आपने गिरफ़्तार किया है तो एजेंसी या रियासती इदारों की ज़िम्मेदारी है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। लेकिन मुदस्सर नारो इस तरह के हज़ारों केसेस हैं जो अभी तक साल साल बाद भी किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हो सके। तो मेरा नहीं ख्याल कि लॉ वायलेट वो कर रहे हैं जो अगवा हो रहे हैं, बल्कि लॉ वायलेट करने वाले तो वो हैं जो पाकिस्तान के आइन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, लोगों को अगवा कर रहे हैं, और बता भी नहीं रहे कि उनका जुर्म क्या है। और बाद में आके देखो तो आर्टिकल 9 क्या बात करता है, सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन की बात करता है। यार सिक्योरिटी तो, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए तो इनको उठाया जा रहा है, और ताकि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसकी रोकथाम की जाए, उसके लिए इस तरह नहीं, किया देखो, जाता है। सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन की डेफिनेशन क्या है? मैग्ना कार्टा के मुताबिक सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन का मतलब है कि एक इंसान अपनी पैदाइश के साथ जो है वो फ्री पैदा हुआ है और वो आज़ाद है, और उसको आप विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ गिरफ़्तार नहीं कर सकते। बाद में जब इवॉल्व होता है तो 19वीं सदी में इसका कॉन्सेप्ट ये आता है कि जो इंसान की फ्रीडम है, और इंसान की जो ज़िंदगी है, और उसकी प्रॉपर्टी है, ये 3 मेन एस्पेक्ट हैं उसकी फंडामेंटल राइट्स के, जिसको पाकिस्तान का आइन भी इंश्योर करता है। लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ लोगों को उठा लिया जाता है, और उसके बाद जो है किसी भी प्रोसेस ऑफ लॉ को मरूज़ खातिर नहीं रखा जाता, और लोगों को जो है, उनकी फैमिलीज़ को जो है, उनकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया जाता है। और उसके उसके बाद ये जो मैं आर्टिकल 10 का पहले ज़िक्र किया, तो वो भी साफ इस बात की निशानदेही करता है कि किसी भी शख्स को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। और ये चीज़ तो हरगिज़ पहले नहीं थी। इससे पहले ये चीज़ तो 9/11 के बाद जो CIA प्रोजेक्ट था उसके तहत चली, और हमारे भी अदारों ने और हमारी रियासत ने भी CIA से सीख लिया, और अल-कायदा के नाम पर उसके बाद में जो है जब ये चीज़ ख़त्म होगी तो उसके बाद अपने ही जो पीसफुल एक्टिविस्ट थे उनको उठाना शुरू कर दिया। तो ये तो CIA प्रोजेक्ट था, इससे पहले भी तो यहाँ मुल्क में लोग रहते थे, तब क्यों नहीं उठाए जाते थे? तो इसका भाई हल क्या है? ऐसे वाक़यात की रोकथाम कैसे की जा सकती है? इसका हल है कि
आइन के अंदर जो है इस पर्टिकुलर जो ये एक्ट है, ये जो क्राइम है, बल्कि मैं इसको कहूँगा हीनियस क्राइम है, इसको जो है सख्त से सख्त सज़ा जो है मुरतब की जाए। पार्लियामेंट ने एक कानून लाने की कोशिश भी की, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने लाने की कोशिश भी की, लेकिन वो अभी तक जो है वो प्रॉपरली आगे जा नहीं सका, वो रुका हुआ है। और उसके पीछे भी जो इन्वॉल्वमेंट है वो सबको पता है। और जब तक हमारे आइन में इस तरह का हुक्म रहेगा जो ये नहीं बताएगा कि जो लोगों को इस तरह उठा लेते हैं और किसी जो है वो आइनी इदारे के सामने और किसी जो है वो कोर्ट के सामने पेश नहीं करते, उनकी सज़ा क्या होगी, तब तक ये लोग जो हैं वो दंदनाते फिरेंगे और लोगों को अगवा करते फिरेंगे। ये नंबर इतने अलार्मिंग हैं कि अब हमें यूएन के भी जो ग्रुप हैं वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान इसके ऊपर नज़रसानी करे, पाकिस्तान को जो है वो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के 21वीं सदी के ख़िलाफ़ है। ये कितने को केस होंगे, इक्का दुक्का केस होंगे, और तो कितने केस? नहीं नहीं, इक्का दुक्का केस नहीं है, यही तो मुज़ायका खेज़ बात है जो हम लोग कर देते हैं, इक्का दुक्का केस है। ये सिर्फ डिपेंडेंट सोर्सेज़ की मैं बात कर रहा हूँ। जो पाकिस्तान का इसके ऊपर कमीशन है इनफोर्स डिसअपीयरेंस के ऊपर, वो कहता है कि 7,000 से ज़ायद केसेस हैं, और 7,000 केसेस का मतलब है 7,000 से ज़ायद ख़ानदान। और वो कमीशन ये भी कहता है कि अब तक हम 4,000 केसेस सॉर्ट आउट कर चुके हैं, लेकिन उन बाकी 3,000 केसेस का क्या? और ये भी मैं डिपेंडेंट सोर्सेज़ की बात कर रहा हूँ। जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज़ हैं वो तो नंबर्स को बहुत ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। और ये अलमिया है कि हम अभी तक इस सदी में भी, बजाय कि इस टाइम हम ह्यूमन राइट्स की बात करें, लोगों को जो है वो एक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, अभी तक हमारी रियासत जो है वो लोगों को सिर्फ एक डिसेंट वाला बयानिया होने पर और एक उनका एक डिफरेंट बयानी होने पर उन्हें उठा लेती है, जो शर्मनाक बात है। और आज मेरा नहीं ख्याल हमें मुदस्सर नारो और उसके जो बेटा है सच्चल नारो, जिसने अभी तक अपने वालिद को नहीं देखा, उसके इंसाफ के अलावा किसी चीज़ की बात करनी चाहिए, क्योंकि वो दर्दनाक स्टोरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही है। इसमें तो फैज़ साहब का वही शेर याद आता है कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं।